मध्य प्रदेश में अब अपराधियों की खेल नहीं। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान पुलिस से कहा है कि अब इनके घर ही नहीं तोड़े जाए बल्कि अपराध से हमेशा के लिए तौबा करें, इसके लिए इनकी आर्थिक कमर भी तोड़ी जाए। उधर प्रदेश सरकार प्रदेश के युवाओं को बॉर्डर पर भेज सैनिकों के जीवन को पास से जानने का एक और मौका दे रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनके कार्यकाल की मां तुझे प्रणाम योजना को फिर से चालू करने की घोषणा की है। एनएसयूआई ने व्यापम चौराहे का नाम बदलकर घोटाला घर चौराहा कर दिया है। कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर पैम्पलेट लगाकर बाकायदा चौराहे के नए नाम की घोषणा की है। इधर शहर में आज से BCL की बसों में सफर महंगा हो गया है, तो असंगठित मजदूरों के हाथ ठेले और गुमटियां नगर निगम द्वारा हटाए जाने के बाद कामगार मजदूर कर्मचारी कांग्रेस संगठन ने रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन कर इन्हें स्थायी तौर पर व्यापार व्यवसाय करने देने की मांग की है। इसके अलावा बात करेंगे अपराध से जुड़ी खबरों की। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों महिलाओं पर अपराध करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए मंदसौर, भोपाल, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर सहित आधा दर्जन से ज्यादा मामलों में अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाया। लेकिन अब सरकार इन्हें अपराध की दुनिया से अलग थलग करने के लिए आर्थिक तौर पर भी नुकसान पहुंचाएगी। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों से चर्चा के दौरान यह निर्देश दिए हैं। इंदौर में, रतलाम में, भोपाल में, जबलपुर में, उज्जैन में, सिवनी में, रीवा में और विशेषकर बेटियों या बहनों के प्रति जिन्हें अपराध किया था उनको जिस अंजाम तक पहुंचाया है, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, ऐसे अपराधियों की आर्थिक कमर भी तोड़ देनी चाहिए पूरी तरह से। बॉर्डर पर देश के सैनिक अलर्ट हैं तो हम यहाँ अपने घरों में महफूज हैं। ऐसे में सीमाओं पर हमारी रक्षा के लिए तैनात जवानों का संघर्ष, देश प्रेम का जज्बा और आने वाली दिक्कतों के बावजूद मुस्कुराहट के साथ मां भारती की सेवा करने वालों को करीब से जानने के लिए मध्य प्रदेश सरकार अपनी पुरानी योजना मां तुझे प्रणाम एक बार फिर से लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड काल खत्म होने के बाद इस योजना को पुनः शुरू करने की बात कही है। एक योजना मां तुझे प्रणाम में फिर से शुरू कर रहा हूँ, जिसमें हमारे बेटा बेटियों को देश की सीमा पे हम ले जाते हैं और फिर वहां की माटी लेके हम आते हैं अपने गांव। तो वो योजना भी, अब कोविड खत्म हो गया, वो योजना भी अब हम लोग जल्दी शुरू कर रहे हैं। राजधानी भोपाल का व्यापम चौराहे का नाम एनएसयूआई ने बदलकर घोटाला घर चौराहा कर दिया है। इस चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने स्टैंड लगाकर इस चौराहे का नाम बदला है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की माने तो युवाओं के साथ ठगी और दोषियों पर कार्रवाई न करके सरकार युवाओं का भविष्य अंधकारमय कर रही है। इसी के विरोध में व्यापम चौराहे का नाम उन्होंने बदला है। देखिए, विगत वर्षों पूर्व व्यापम घोटाला हुआ था, जिसमें लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ था, जो कि पूरे विश्व में प्रख्यात हुआ था घोटाले के नाम से, जिसमें जो निर्दोष लोग थे वो आज भी जेल के अंदर हैं और जो दोषी थे वो आज भी बाहर हैं। एक घोटाले की यादें अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि ये दूसरा घोटाला हमारे सामने है, जिसमें लाखों छात्रों के भविष्य के साथ शिवराज सिंह चौहान और उनके अधिकारी मिलकर कर रहे हैं। पैसे के लिए हजारों लाखों प्रतिभाशाली छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी वजह से शिवराज सिंह चौहान ने व्यापम का नाम बदला था, अपनी जो बदनाम हुई छवि उसको छुपाने के लिए। आज हमने इसका नाम घोटाला घर रखा है। उधर असंगठित मजदूर यानी स्ट्रीट वेंडर के हाथ ठेले, गुमटे और अन्य सामान उठाने की निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कई स्थानों पर तो देर रात सामान उठा लिया गया है। इसके विरोध में कांग्रेस के असंगठित कामगार कर्मचारी संगठन ने शनिवार को रोशनपुरा चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया और पीएम स्वनिधि योजना के जरिए स्ट्रीट वेंडर को लोन देकर उनके सामान उठाने की प्रक्रिया को गलत करार दिया है। ठेला गुमटी वालों को हमने हॉकर्स कॉर्नर में और जगह जगह 10-10 हज़ार का लोन दिया है। ये स्ट्रीट वेंडर कहलाने की बात की है। ये केंद्र सरकार का नियम है, लेकिन आए दिन ये जो स्ट्रीट वेंडर हैं इनका नगर निगम उठा के ले जाती है ठेले और गुमटियाँ। मैं कहना चाहता हूँ सरकार से और नगर निगम से कि अगर यही चलता रहा तो हम मुख्यमंत्री निवास का भी घेराव करेंगे इन ठेलों को लेके, गुमटियों को लेके, जिनको आपने बेरोजगार किया है। ये लोग डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की महंगाई की बात नहीं करते, बिजली के बड़े बिल की बात नहीं करते, ये बस का जो बड़े बड़े बढ़ा दिए हैं रेट, उसकी बात नहीं करते। ये बात करते हैं कि लोगों को बेरोजगार कैसे किया जाए। कोविड-19 के दौर में कई प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ ने मरीजों का इलाज करने से मना कर दिया था। ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार ने करीब 8000 भर्ती कर मरीजों की जान बचाने का काम किया, लेकिन अब इस स्टाफ को कोविड का दौर खत्म होने के बाद हटा दिया गया। इसके विरोध में शनिवार को हटाए गए डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ ने धरना देकर मामा से गुहार लगाई कि उनकी सेवा के बदले कम से कम उन्हें संविदा नियुक्ति तो दे दी जाए। मैं समस्त कोविड स्टाफ की तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि हम सब लोगों ने ऐसे टाइम पे जब काम किया है और सरकार ने हमें हटा दिया, हम लोगों को सभी को बेरोजगार बना दिया, बेरोजगार का मेला लगा के, और हमें ही रोजगारी का मेला लगा रहे हैं और हमें बेरोजगार बना रहे हैं। हमें वापस नियुक्ति दें और हमें संविदा करें। हमारी सिर्फ एक इतनी छोटी सी मांग है। हम 8000 लोग हैं, इतने सारे लोगों को सब जगह परमानेंट कर दिया गया है, तो मध्य प्रदेश सरकार हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रही है कि मध्य प्रदेश से समस्त कोविड स्टाफ को निकाल दिया गया है। एक समय ऐसा था, हम लोगों को कोरोना योद्धाओं के नाम से जाना जाता था और हम लोगों को विपरीत परिस्थितियों में
काम किया गया। ज़मीनी स्तर पे हम लोगों ने काम किया है, चाहे वो सैंपलिंग हो या मेडिकेशन हो, चाहे वो सरकारी अस्पताल में दवाइयों वितरण का काम हो, समस्त कोविड स्टाफ इसमें आ जाता है। लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया है कि सरकार एक बजट का रोना रो रही है कि हमारे पास बजट नहीं है। बजट लाने का काम सरकार का होता है, ना कि हमारा काम होता है। आज से नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया। पहले दिन मां शैलपुत्री की स्थापना की जाती है। इसके लिए राजधानी के मंदिरों में घट स्थापना, हवन पूजन और चंडी का पाठ किया जाता है। शनिवार को टीटी नगर स्थित नवदुर्गा मंदिर में इसी तरह का आयोजन शुरू हुआ है, जो रामनवमी पर कन्या पूजन और भंडारे के साथ समाप्त होगा। आज मां भगवती शैलपुत्री का प्रथम दिवस है और उनका पूजन अनुष्ठान के साथ आज पहले मां भगवती का अभिषेक किया गया, 9 देवियों का अभिषेक किया गया, पंचाक्षर पंचामृत से पूजन किया गया, अभिषेक किया गया, विशिष्ट सामग्रियों से अभिषेक किया गया। घट स्थापना होगी। घट स्थापना के बाद वेदियों की प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद वैदिक ब्राह्मण हमारे यहाँ सच्चंडी पाठ प्रारंभ करेंगे। राजधानी में पुलिस अब मुसाफिरों को यातायात का पाठ पढ़ा रही है। इसके लिए बसों में बैठे यात्रियों को पैम्पलेट बांटकर बच्चों को ओवर स्पीड गाड़ी न चलाने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने का अनुरोध किया गया। इस मौके पर स्टाफ ने लोगों को समझाया किसी एम्बुलेंस को जगह देना क्यों जरूरी है। आज से राजधानी में लाल बसें यानी BCLL द्वारा संचालित बसों के किराए में बढ़ोतरी हो गई है। करीब 2 साल बाद 10% किराया बढ़ाया गया। इससे इन बसों में सफर करने वाले 2 लाख लोगों को रोजाना करीब 1 से 5 रुपए तक अधिक किराया देना होगा। हालांकि किराया बढ़ाए जाने के बाद भी सेफ सफर और बेहतर सुविधा के चलते लोग इसे एडजस्ट करने को तैयार है। और अब बात करते हैं अपराध से जुड़ी खबरों की। अशोक गार्डन थाने में एक सूदखोरी का मामला सामने आया, जिसमें संबंधित महिला को 2.5 लाख का कर्ज देने के बाद 4.5 लाख रुपए अदा करने के बावजूद अभी तक उसके मकान की रजिस्ट्री सहित अन्य दस्तावेज लौटाए नहीं। ऐसे में उसने सूदखोर की शिकायत की है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हाँ, अशोका गार्डन में एक मालती देवी जी हैं, उन्होंने जो अनावेदक हैं सरिता विश्वकर्मा, उनसे 2.5 लाख रुपये उधार लिए थे और उन्होंने ये थाने में जानकारी दी कि करीब उन्होंने 4-4.5 लाख रुपए वापस भी कर दिए ब्याज सहित। उसके बावजूद जो जिनसे उधार लिए थे वो उनके मकान की रजिस्ट्री जो गिरवी रखी थी उसको वापस नहीं कर रहे। तो उस संबंध में ये कायमी की गई है और उनकी रजिस्ट्री जो है वो वापस दिलाई गई है। बिहार के एक युवक ने अशोक गार्डन थाने के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराई है। युवक का आरोप है कि वो बिहार का रहने वाला है और यहाँ के रहने वाले 2 स्थानीय युवकों ने उसे एडमिशन दिलाए जाने के बहाने पैसे हटे। बाद में जब उसका एडमिशन नहीं हुआ और जब उसने पूछताछ की तो उसे बंधक बनाकर और पैसे हटने का प्रयास किया। किसी तरह बचकर यहाँ तक पहुंचा और उसने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है। हाँ, ये एक मामला आया है जिसमें एक व्यक्ति सरवर आजम ने 50,000 रुपये लिए थे दानिश से, जो कि बिहार का रहने वाला है, नदीम से, जो कि बिहार का रहने वाला है। और ये वैसे इसको वो उधार के तौर पर वापस करने वाला था पर कर नहीं पा रहा था। तो जो नदीम है उसने अपने 2 दोस्तों को इसके पास भेजा कि तुम जाओ और इससे पैसे लेके आओ। तो इन लोगों ने इसको एक्सटॉर्शन के तौर पर इससे ज़बरदस्ती पैसे निकलवाए। 25,000 रुपये ऐसे फ़ोन पे करवा लिए थे और 25,000 रुपये कैश लिए हैं। अब इसका जो आवेदक है, इन लोगों को इसका नाम नहीं पता है, जो कि हम अभी विवेचना कर रहे हैं। इनका हम नाम पता कर लेंगे और इनको पकड़ लेंगे। कमलानगर थाने में युवक पर जानलेवा हमला करने वाले 2 भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की माने तो दोनों भाई स्ट्रीट शीटर हैं। पिछले दिनों युवक से इन दोनों ने शराब के लिए पैसे मांगे थे। जब युवक ने पैसे नहीं दिए तो उस पर तलवार से हमला कर भाग गए। ये दोनों आरोपी पकड़ लिए गए हैं थाने की टीम द्वारा। इसमें रंजीत ढोलपुरिया और अमूक ढोलपुरिया का नाम आ रहा है। इसमें अमूक जो है वो आतन अपराधी, इसके ऊपर पुराने करीब 15 अपराध दर्ज हैं, जिसमें कलेक्टर महोदय के यहाँ 110 की और जिला बजट की कार्रवाई जो है वो पेंडिंग है। थाने से अभी कुछ महीने पहले इसके ऊपर 107-16 की कार्रवाई हुई, जिसके बीच में इसके ऊपर अब 122 की उल्लंघन की कार्रवाई की जाएगी और 307 का मामला दर्ज किया गया है। मानवता की सेवा करते हुए शुभम विकलांग समिति को 43 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर समिति द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य क्षेत्र के विधायक आरिफ मसूद भी मौजूद रहे। मसूद ने इस मौके पर संस्था को दिव्यांगों के लिए बेहतर काम करने के लिए सराहा, तो कुछ अपने निजी अनुभव भी जनता के साथ शेयर किए। तो मैं, क्योंकि अब मेरी वालदा इस दुनिया में नहीं है, तो मैं बड़ा तड़प रहा था कि ये खुशी के मौके पे मैं किससे दुआ लूं, तो मुझे 2 चीजें याद आई। एक हमारी खालाजान, तैयबा खालाजान, जो अब दुनिया में नहीं है। खालाजान की बड़ी खिदमत है, जो हमारी मस्तूरात मुस्लिम बहनें वो जानती हैं कि आधा भोपाल खालाजान ने पढ़ाया। तो खालाजान के पास जाके बैठा 15-20 मिनट, क्योंकि मेरी वालदा से उनका बड़ा रिश्ता था। खालाजान ने मुझे बड़ी दुआएं दी, चाय वाय पिलाई। मैंने उनको तफसीर बताई कि लगभग मैं जीत जाऊंगा, आप फिक्र ना करिए। वक्त गुजारा और उसके बाद जब मैं सर्टिफिकेट लेने गया तो मैं सबसे पहले इनके शुभम विकलांग के जो सेंटर था वहां गया और उन बच्चों से मिलकर और उनको मिठाई खिलाकर